So after the massive critical and commercial success of Half-Life in 1998, Valve ने एक newly founded video game development company Gearbox Software को Half-Life IP के लिए कुछ new projects develop करने का काम दिया। ये projects थे Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift, and Half-Life Decay expansions, and PS2 port of Half-Life। In this video हम Half-Life के दो expansions Opposing Force and Blue Shift के बारे में बात करेंगे, because Half-Life Decay originally एक PS2 exclusive expansion था, and ये campaign mostly multiplayer focused है। So someday I might review it, but not today. There's nothing to talk about the development of these projects, so let's jump right to the expansions. हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन है Half-Life Opposing Force. Released on November 19th, 1999, in Half-Life Opposing Force हम 22 years old US Marine Adrian Shepard के पर्सपेक्टिव से खेलते हैं, मेंबर ऑफ हैजर्डस इन्वायरमेंट कॉम्बैट यूनिट, जिसका टास्क ब्लैक मेसा इवेंट के सभी विटनेसेस को टर्मिनेट करने का था। बट ड्यूरिंग द मिशन ब्रीफिंग शेपर्ड की स्क्वाड का हेलीकॉप्टर ब्लैक मेसा फैसिलिटी में क्रैश हो जाता है, एंड आफ्टर वेकिंग अप शेपर्ड का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ब्लैक मेसा फैसिलिटी से जिंदा बाहर निकलना। सो इन अपोजिंग फोर्स हम लिटरली अपोजिंग साइड की तरफ से खेल रहे होते हैं, जो इस कैंपेन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। टाइमलाइन वाइज अपोजिंग फोर्स कैंपेन हाफ-लाइफ कैंपेन के हाफ वे थ्रू स्टार्ट होता है एंड एंड होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैक मेसा रिजर्व फैसिलिटी। अपोजिंग फोर्स का स्टोरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है हाफ-लाइफ कैंपेन से, विद लॉग इंट्रो जो स्टोरी के बेसिक्स एंड कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। जस्ट लाइक गॉर्डन, शेपर्ड भी एक सैंड प्रोटैगनिस्ट है, जिसके मॉरल्स कंप्लीटली प्लेस पर डिपेंड करते हैं। विद गॉर्डन हमें एक बेसिक आइडिया था कि वो किस तरह का पर्सन हो सकता है, बट दिस इज नॉट द केस विद शेपर्ड, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम except his name. So according to the players, Shepard एक साइकोपैथ हो सकता है या एक टफ सन ऑफ अ बिच जो इस प्लेस से निकलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ हाफ लाइफ में स्टोरी गेम का एक बिग पार्ट थी, अपोजिंग फोर्स इसके कम्प्लीटली अपोजिट है, जहाँ स्टोरी एक बैक सीट लेती है एंड गेम प्ले गेम का मेन फोकस है। ये बेसिकली एक फास्ट पेस्ड हाफ लाइफ है, जॉर्जल गेम में पेसिंग स्टोरी एंड गेम प्ले को बैलेंस करती है। अपोजिंग फोर्स स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बिग सेट पीस है विद फाइट इन एवरी कॉर्नर। With this huge focus on gameplay, Gearbox को Half-Life के already solid gameplay को और भी better बनाना था, and they definitely succeeded in that. Opposing Force का overall gameplay काफ़ी similar है Half-Life से, with few added features like climbable ropes, जो honestly काफ़ी clunky है, but game में कई new weapons and enemies हैं, जो इसे different and मेरे opinion में gameplay wise better बनाती हैं compared to the original game. न्यू वेपन्स में है wrench and combat knife जो रिप्लेसमेंट है for the crowbar, and I prefer wrench over crowbar because it's a lot more powerful and almost all breakable objects को सिर्फ एक हिट में ब्रेक कर सकता है। Knife on the other hand काफ़ी यूजलेस फील होता है, and I personally never used it in my playthrough. Desert Eagle a replacement for the revolver जिसके दो डिफरेंट फायरिंग मोड्स हैं, one for accuracy and one for fast rate of fire. Desert Eagle गेम की फर्स्ट फायर आर्म है जो काफ़ी पावरफुल है एंड जस्ट लाइक रिवॉल्वर एंड गेम तक प्लेयर काफ़ी काम आती है। M249 स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन ऑल्सो नोन एज सॉ, जो एक लाइट मशीन गन है विद 50 राउंड क्लिप एंड डेविस्टेटिंग फायर पावर। ये गन एवरी एनिमी को सिर्फ कुछ ही शॉट्स में रिटायर करने की ताकत रखती है, एंड इसके मिलने के बाद मैंने MP5 को हाथ भी नहीं लगाया एक्सेप्ट यूजिंग इट एज एन ग्रेनेड लॉन्चर। सो डेफिनेटली इस एक्सपेंशन की मेरी फेवरेट गन है M40A1 स्नाइपर राइफल जो रिप्लेसमेंट है फॉर द क्रॉसबो, एंड जस्ट लाइक क्रॉसबो ये मोस्ट एनिमीज को एक प्रॉपर हेडशॉट में मार सकती है। डिस्प्लेसर कैनन एक टेलीपोर्टेशन गन जो इसके स्प्लैश रेडियस में आए सभी एनिमीज को फिर से जैन टेलीपोर्ट कर सकती है, एंड इस गन का अल्टरनेटिव फायर शेपर्ड को गेम के सीक्रेट प्लेसेस में टेलीपोर्ट कर सकती है, जहाँ प्लेयर्स यूजफुल आइटम्स लाइक मेडकिट्स एंड एमो ढूंढ सकते हैं। डिस्प्लेसर कैनन क्लियरली एक होमाज है डूम की BFG गन का, जो काफ़ी सिमिलरली वर्क करती है, एंड इवन एनर्जी भी ग्रीन कलर की ही है। फॉर एलियन वेपन्स हमारे पास है स्पोर लॉन्चर, एक लिविंग एलियन क्रीचर जो ग्रीन बॉल्स फायर करता है विद हैवी डैमेज टू ऑर्गेनिक एनिमीज, एंड फॉर अल्टरनेटिव फायर ये स्पोर ग्रेनेड फायर करता है विद इवन हायर डैमेज। ऑल्सो द आइडियल एनिमेशन फॉर दिस वेपन इज वेरी कूल। शॉकरोच अनदर इंसेक्ट लाइक क्रीचर जो इलेक्ट्रिक बॉल्स फायर करता है विद मॉडरेट डैमेज। ये वेपन रिप्लेसमेंट है हाफ-लाइफ के हाईवैंड का, एंड जस्ट लाइक हाईवैंड ये ऑटोमेटिकली एमो रिप्लेनिश करता है। बार्निकल ग्रैपलर जो मोर ऑफ अ ट्रैवर्सल टूल है, बट इसे कॉम्बैट में भी यूज़ किया जा सकता है। ये वेपन बेसिकली एक एनिमी बार्निकल है जो अदर एनिमीज को अपनी टंग की हेल्प से खींच उन्हें खा सकता है, एंड ट्रैवर्सल ये एज एन ग्रैपलिंग हुक वर्क करता है, सो नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल वेपन। इन सभी न्यू वेपन्स के अलावा गेम में कई रिटर्निंग वेपन्स भी हैं लाइक MP5, स्पार्स 12 शॉटगन, हैंड ग्रेनेड, RPG एंड अ फ्यू मोर।
Just like Half-Life, all of these weapons are fun and satisfying to use. But what about the enemies? For Opposing Force, Gearbox ने एक new mysterious alien race create की थी, named Race X, which includes 6 new alien types. ये aliens हैं Pit-Drone, एक short and very fast enemy जो sharp projectiles fire करता है and close quarter battles में अपने claws से players पर attack करता है. शॉक ट्रूपर जो जैन की बॉडीगॉन एलियन स्पीशीज से काफ़ी सिमिलर लगते हैं एंड शॉकरोचेस यूज़ करते हैं एज एन वेपन. बॉडीगॉर एक लार्ज इंसेक्ट लाइक एनिमी जो पर्पल एनर्जी बॉल फायर करता है एंड प्लेयर कैरेक्टर को सिर्फ एक डाइट हिट में मारने की ताकत रखता है. लास्ट 2 रेस एक्स एनिमीज गेम की बॉस फाइट्स हैं. पिटवर्म एक कैटरपिलर लाइक क्रीचर जिसकी बॉस फाइट आइडेंटिकल है हाफ-लाइफ की ब्लास्ट पिट चैप्टर टेंटिकल बॉस फाइट से. एंड गेम का फाइनल बॉस है जीन वर्म, एक वर्म लाइक क्रीचर जो हैवली रिजेंबल करता है ओरिजिनल गेम के टेंटिकल एनिमीज को. जीन वर्म एक टेराफॉर्मिंग एनिमी है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एलियन के लिए यूजफुल बनाने की कोशिश करता है, बट शेपर्ड उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देता है. बैडएस. विद बोथ न्यू एंड ओल्ड एनिमीज कंबाइंड, अपोजिंग फोर्स की एनिमी वैरायटी काफ़ी गुड है जो प्लेयर्स को एक्सपेरिमेंटेशन की फ्रीडम देती है, लाइक क्विक स्नाइपिंग एनिमीज फ्रॉम डिस्टेंस एंड किलिंग देम विद सॉ. अपोजिंग फोर्स का गेम प्ले काफ़ी ग्रेट है एंड इसकी शॉर्ट 5 to 6 आवर लेंथ की वजह से इसे ईजिली रिप्ले किया जा सकता है. म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स आर ऑल्सो ग्रेट विद एवरी OST हैविंग अ मिलिट्री-ish फीलिंग टू इट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ड्रम्स. बट कंपेयर टू हाफ-लाइफ, अपोजिंग फोर्स के OSTs जेनेरिक फील होते हैं जो इन गेम तो काफ़ी ग्रेटली वर्क करते हैं, बट मैं इन्हें अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला. बट ओवरऑल दे आर ग्रेट. इन दी एंड, अपोजिंग फोर्स एक वंडरफुल एक्सपेंशन है जो ओरिजिनल गेम के आइडियाज़ को इम्प्रूव करता है एंड साथ ही में कई न्यू आइडियाज़ भी इंट्रोड्यूस करता है. इट माइट नॉट बी बेटर देन हाफ-लाइफ बट इट्स डेफिनेटली ऑन द सेम लेवल. ऑल्सो एक शॉर्ट स्टोरी. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग अपोजिंग फोर्स. When I was 7 or 8 years old, मेरे बड़े भाई के पास एक Intel Pentium 3 था जिसमें हम कुछ ओल्ड गेम्स खेलते थे, गेम्स लाइक रोड रैश, मैक्स पेन एंड GTA 3. उन ओल्ड गेम्स में से एक अपोजिंग फोर्स का डेमो भी था, बट एट दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि हाफ-लाइफ क्या है एंड फॉर सम ऑड रीज़न मुझे लगा अपोजिंग फोर्स डेल्टा फोर्स सीरीज से रिलेटेड है. आई वॉज प्रीटी डम्ब बैक देन, बट लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड एक्सपेंशन. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. After the success of Opposing Force, Gearbox ने एक और एक्सपेंशन पर वर्क किया, Half-Life Blue Shift. Released 1.5 years after the release of Half-Life Opposing Force on June 12, 2001, in Blue Shift हम ब्लैक मेसा सिक्योरिटी गार्ड बार्नी कालाहून के पर्सपेक्टिव से खेलते हैं जो रेजोनेंस कास्केड के बाद ब्लैक मेसा से निकलने की कोशिश कर रहा है. और बिफोर दैट बार्नी को डॉक्टर रोजनबर्ग को ढूंढना होगा ताकि वो टेलीफोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ब्लैक मेसा से निकल सके. एंड या दैट्स द एंटायर प्लॉट ऑफ द गेम. कंपेयर टू हाफ-लाइफ एंड अपोजिंग फोर्स, ब्लू शिफ्ट का प्लॉट काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिस रीज़न से ये एक्सपेंशन सिर्फ 3 to 4 hours लॉन्ग है विद नो न्यू वेपन, एनिमीज और इवन अ सिंगल बॉस फाइट. पूरे गेम में हम बेसिक हाफ-लाइफ एनिमीज लाइक हेडक्रैब, हेडकर ज़ॉम्बीज एंड मरीन से लड़ते हैं. वेपन्स की बात करें तो ब्लू शिफ्ट में सभी स्टैंड फायर आर्म्स हैं like SMG, Glock 9mm pistol, Spark-Style shotgun, rocket launcher, and few others. There are no sci-fi or alien weapons. यहाँ तक कि Gearbox ने गेम के लिए न्यू साउंड ट्रैक्स भी क्रिएट नहीं किए एंड फॉर म्यूजिक ये अपोजिंग फोर्स के OSTs का यूज़ करता है जो गेम की टोन एंड एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी सूट नहीं करते बिकॉज अपोजिंग फोर्स के OST एक काफ़ी मिलिट्रीश फीलिंग देते हैं. ब्लू शिफ्ट एक काफ़ी और एक्सपेंशन है जिसके पीछे की स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग. ओरिजिनली ब्लू शिफ्ट हाफ-लाइफ की सेगा ड्रीमकास्ट पोर्ट के लिए बनाया गया था, बट आफ्टर द मैसिव फेलियर ऑफ ड्रीमकास्ट, गियरबॉक्स ने इस पोर्ट की रिलीज के कुछ दिन पहले ही इसे कैंसिल कर दिया एंड देन ब्लू शिफ्ट को पीसी के लिए एज अ स्टैंड अलोन गेम रिलीज किया गया. दिस कुड बी द रीजन वाई कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स, ब्लू शिफ्ट एक काफ़ी डम डाउन एक्सपीरियंस है विद नथिंग न्यू इन इट. डोंट गेट मी रॉन्ग, ब्लू शिफ्ट एक गुड एक्सपेंशन है जो बेसिकली मोर हाफ-लाइफ है विदाउट मेनी चेंजेस एंड आई लाइक इट एज एन शॉर्ट एक्सपीरियंस, but not as much as Half-Life and Opposing Force. And after the amazing Opposing Force, Blue Shift एक huge letdown था जिसे हम इस expansion के reviews से भी देख सकते हैं. Still, as a short and quick Half-Life experience, it's good and definitely a must play for any Half-Life fan. Both Opposing Force and Blue Shift are worthy expansions for Half-Life, जिनके बिना Half-Life 1 experience अधूरा है. Also, इन expansions ने fan को वो दिया जो वो चाहते थे और Half-Life.
which was great because the wait for a proper Half-Life sequel was long. And let's see if it was worth the wait. But not in this video. For now, that's it. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, then आप जानते हैं अब क्या करना है. Thanks for watching and I wish you a very sexy day.